की बड़ी खबर आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। एसपी आरएलडी ने कई उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कैराना से नाहिद हसन को एसपी ने टिकट दिया है। चरथावल से पंकज मलिक को एसपी ने उम्मीदवार बनाया है। किठौर से शाहिद मंजूर को एसपी ने टिकट दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है। मोदीनगर से सुदेश शर्मा आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। यूपी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। एसपी आरएलडी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीदवार इस लिस्ट में शामिल नहीं है। कैराना से नाहिद हसन को एसपी ने टिकट दिया है। चरथावल से पंकज मलिक को एसपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये लिस्ट है आपके सामने। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों की सूची, ये पहली सूची है, ये सामने आई है। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, ये पहली लिस्ट आ गई है, कितने उम्मीदवार हैं इसमें? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पहली बार उत्तर प्रदेश में इस तरह की सूची जारी हो रही है। ये दोनों दलों की संयुक्त सूची है और इसमें कुल 29 नाम है। 29 में से 19 प्रत्याशी इसमें से ऐसे हैं जो आरएलडी के सिंबल पर लड़ेंगे और 10 सीट ऐसी है जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी साइकिल के सिंबल पर लड़ेंगे। तो ये दोनों दलों की संयुक्त सूची 29 प्रत्याशियों की अब तक आई है। 19 प्रत्याशी आरएलडी के हैं जो आरएलडी के सिंबल हैंडपंप पे लड़ेंगे और 10 प्रत्याशी इसमें ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो साइकिल सिंबल पर लड़ेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखना कि दोनों दलों की ये संयुक्त सूची इस तरह से जारी हुई है। अदरवाइज अब तक ये होता था कि अगर गठबंधन भी होता था तो दोनों दल अपने अपने प्रत्याशियों की अलग अलग सूचियां जारी करते थे। लेकिन इस बार दोनों ही दलों ने, सबसे पहले ट्वीट आया राष्ट्रीय लोकदल का और फिर उसी सूची का ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किया गया। और जो आप इसमें देखेंगे, जयंत चौधरी अखिलेश की फोटो बनी हुई है। तो ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि गठबंधन की जो लिस्ट है वो इस तरह से जारी की जा रही है। विवेक जी एक चीज बताइए कि कितनी सीटें मिलेंगी आरएलडी को, ये तस्वीर साफ है क्या? क्योंकि 19 उम्मीदवारों की सूची तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसके इतर भी और कुछ नाम आ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। अभी ये पहली ही सूची है और इसके बाद कुछ लिस्ट अभी और आनी है। जो माना जा रहा है कि आरएलडी को अलग 30 से 35 सीटें आरएलडी को अलग से अकेले मिलेंगी। लेकिन चूंकि दोनों संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं इसलिए सूचियां इसी तरह से जारी की जाएंगी। तो अभी ये पहली लिस्ट है, अभी आगे और भी लिस्ट आएगी क्योंकि पहला जो फेज है उसमें 58 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है और अभी तक ये केवल 29 सीटों लिस्ट, 29 की ही लिस्ट है। तो अभी पहले ही फेज की कम से कम 29 और विधानसभाएं बाकी है जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। इसके अलावा जो दूसरा फेज है 55 सीटों का, उसमें भी राष्ट्रीय लोकदल का दावा है, उसमें भी राष्ट्रीय लोकदल को सीटें मिलेंगी। तो अभी ये पहली लिस्ट है, ये अभी शुरुआत हुई है। एक दो दिनों में दूसरी लिस्ट भी आने की पूरी संभावना है, या हो सकता है आज रात तक भी ये दूसरी सूची भी आ जाए। विवेक जी बने रहिए हमारे साथ, आगे बातचीत करेंगे। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत होनी है और मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, इस लिस्ट में तो बड़े भाई की भूमिका में आरएलडी दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी बड़ी है लेकिन इस लिस्ट में 19 नाम आरएलडी के हैं, 10 नाम आपके प्रत्याशियों के हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर लड़ रही है और उसमें ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई। और कल की अगर फोटो आपने देखी होंगी तो आप निश्चित तौर पे आपको लगा होगा कि हमारी पार्टी के साथ जो सोनेलाल पटेल जी की पत्नी कृष्णा पटेल जी हैं, स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की पत्नी हैं, उनको उस चेयर पे बैठाला गया जिस चेयर पे आदरणीय राष्ट्रध्यक्ष जी बैठते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने जो एक पूरा सिस्टम तैयार किया है वो पिछड़ों का, दलितों का सम्मान का सिस्टम। आपने उनका वोट ले लिया और उनको सम्मान तक नहीं दिया, अपमानित किया, जहां पाया वहां अपमानित किया। किसी संगम लाल गुप्ता सांसद को कुटवा दिया, किसी दूसरे गुप्ता विधायक को कंटाप पड़ गया। तो ये ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मनोज जी, क्या किसान आंदोलन की वजह से आप लोगों को लगता है कि आरएलडी अगर सामने से बैटिंग करे और आप बैकफुट पे रहें तो ये फायदेमंद होगा गठबंधन के लिए, इसलिए आरएलडी के 19 उम्मीदवारों के नाम सबसे पहले आ गए? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती है। ना कोई मुद्दा बड़ा ना कोई मुद्दा छोटा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो इस 25 करोड़ की आबादी में तो बेरोजगारी का है।
जो युवाओं को बेरोजगार किया इस सरकार ने, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का मुद्दा है, किसानों पे अत्याचार का मुद्दा है, किसानों के अपमान का मुद्दा है। और अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो किसी को अपमानित भी करने का आपका अधिकार नहीं है। इस सरकार ने इन किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहा। आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी हो या और हमारे जो घटक दल हैं सहयोगी, उन सब का बराबर सम्मान है और कोई ना बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है। सबके अधिकारों की रक्षा ये गठबंधन मिलकर तय करेगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। विवेक जी, हमें ये बताइए कि ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें क्या कि आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी? अभी 30 से 36 35 तक की बातें तो हो रही थी, 19 उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम तो आ गए, लेकिन कितनी सीटें समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को दी, इसके लिए ऐसे ही कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा या फिर कोई फिगर फिक्स किया गया है जो लोगों के सामने होना चाहिए? देखिए, जब सूचियां आ जाएंगी तो उसमें से आप ब्रेकअप निकाल सकते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली या किसने कितनी सीटें झटक ली। लेकिन जिस तरीके से ये लिस्ट जारी की गई है वो बहुत दिलचस्प है और अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है कि दोनों दलों की संयुक्त सूचियां जारी की गई हैं और एक ही सूची को आरएलडी ने भी ट्वीट किया है और समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। इसका मतलब जतलाना ये चाहते हैं दोनों दल कि किस तरह से एकजुट होकर के ये इलेक्शन में उतरे हैं। इसलिए अब किसको कितनी सीटें मिलेंगी शायद ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। सभी दोनों दल एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इस सूची से ये साबित करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल मनोज यादव जी, ठीक है, पॉजिटिव चीज है जिसका जिक्र बार बार विवेक कर रहे हैं हमारे सहयोगी। वो कह रहे हैं कि भाई ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गठबंधन के दलों ने एक साथ जो सूची बनी है, जो पहली सूची है उसे जारी की है और इस सूची में दोनों नेता, आरएलडी के भी नेता और आपके भी नेता वहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये पॉजिटिव संदेश तो है। मैं ये भी जानना चाहता हूं क्योंकि चाचे के साथ जो गठबंधन हुआ उसमें यहां तक कहा गया कि सारे उम्मीदवार जो हैं पीएसपीएल के वो साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो अभी प्रायोरिटी में यह तय किया गया है क्या कि पहले जीत जाइए, बात की बात में देखेंगे? देखिए, सभी का एक ही मंतव्य है। आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन जितने भी समाजवादी पार्टी के साथ घटक दल, सहयोगी दल, चाचा जी हैं, जितने लोग हैं, सबका एक मंतव्य है, एक सोच है कि 22 में उत्तर प्रदेश से डबल इंजन की सरकार को सिंगल इंजन का बनाना। पहला यही मोटिव है, इस आताताई सरकार को हटाना है। क्या आप अपनी पत्रकारिता के अनुभव से मुझे एक बात का जवाब दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक में, जब तो मैं समझदार हूं, आप भी समझदार होंगे 3 दशक के बारे में, क्या कभी किसानों को आतंकवादी कहा गया? क्या कभी इस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ? किसानों पे, ब्राह्मणों पे इस तरह के अत्याचार हुआ? क्या पिछड़ों के इस तरह अधिकार कभी 3 दशक में छीने गए? क्या दलितों पे जिस तरीके से सरकार ने अत्याचार किया ये देखा? अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों पे किस तरह अत्याचार किया ये किसी ने कभी देखा क्या? तो जो नैरेटिव बीजेपी ने तय किया था उस नरेशन को समाजवादी पार्टी और घटक दल खत्म कर देंगे। ये सम्मान की लड़ाई है। मनोज जी, ये भी आरोप लगते रहे कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसानों के कंधे पर जो हल हुआ करता था वहां पर विरोधी पार्टियों की बंदूकें एक तरीके से रखी गई, उनके कंधे का इस्तेमाल किया गया। ये भी तो आरोप लगे इसी दौरान। ये भी कहा गया कि किसान तो आगे हैं, फ्रंट फुट पर किसान हैं, लेकिन बैकफुट पर उन्हें बैकअप कौन दे रहा है, उन्हें भड़का कौन रहा है, ये भी तो आरोप लगे ना। आज हम 13 जनवरी पे बात कर रहे हैं आपसे। क्या आपको वो बात नहीं याद है कि 1 जनवरी 2022 को इस देश में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? ये किसने लक्ष्य दिया था? क्या देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बातें नहीं कही थी क्या? इस पे कौन सवाल पूछेगा? हम किसानों के कंधे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना बंदूक चला रहे हैं। हम बहुत लिबरल लोग हैं, हमें पता है किसान का दर्द क्या होता है। बाबा को नहीं पता है, मोदी जी को नहीं पता है। बाबा को जो पता है, बाबा वो काम बेहतर कर लेते हैं। कभी होली खेलते हैं चश्मा पहन के लगा के, और कभी दिवाली जलाने चले जाते हैं। इससे ज्यादा बाबा को कुछ नहीं आता है। कैमरा आ जाए तो घंटा और आरती भी कैमरे के सामने बेहतर कर लेते, वो भी सभी को पता है। इस उत्तर प्रदेश में किसानों, नौजवानों, मजदूरों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको ठगा है अगर किसी सरकार ने, तो ठीक है, किसने किसे ठगा है वो तो भाई अब 10 मार्च को पता चल जाएगा, बहुत दूर नहीं है। फैसले की घड़ी आ गई है, जनता तय करेगी कि आप जो आरोप लगा रहे हैं और जो सरकार दावे करती है उसमें सच्चाई दरअसल कितनी है। विवेक जी, अब इंतजार हो रहा है, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, सुबह 125 लोगों की अब सूची जारी हो गई। अब आरएलडी और समाजवादी पार्टी की पहली सूची आ गई, इंतजार हो रहा है सत्ता पक्ष की सूची का।
तो कल उम्मीद करें क्या कि 172 नामों की चर्चा जो हो रही है वो सूची भी सामने आ जाएगी? बिल्कुल, अब वक्त भी ज्यादा नहीं बचा है। 20 जनवरी तक नामांकन होना है पहले फेज का। तो भारतीय जनता पार्टी की भी जो सूची जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कल या परसों तक जरूर आ जाएगी। माना जा रहा है कि कल ही खरमास खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी वो सूची जारी कर देगी। आरएलडी और समाजवादी पार्टी की जो सूची है इसकी एक बात और भी है कि जिन लोगों ने हाल फिलहाल में आरएलडी या समाजवादी पार्टी को अभी ज्वाइन किया था उनको जगह मिली है। तो जो लोग अभी समाजवादी पार्टी में भाजपा छोड़ करके ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए उम्मीद की किरण बन रही है कि उनको टिकट में उनको एडजस्ट किया जाएगा। जैसे इसमें गजराज सिंह का नाम है जिनको आरएलडी ने हापुड़ से टिकट दिया है। आज ही इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया था। इसके अलावा अमरपाल शर्मा है, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। पंकज मलिक कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और ये कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल किए थे। चरथावल से इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो दूसरे दलों से समाजवादी पार्टी या आरएलडी में अभी अभी आए थे और उनको स्पेस मिल गया है, उनको टिकट मिल गया है। तो जो भगदड़ मची हुई है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की तरफ, उसमें से बहुतों को ये उम्मीद बांध कर रखनी चाहिए कि उनको आगे चल करके टिकट मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये सूची हम आपके दर्शकों के सामने रख रहे हैं। देखिए, आरएलडी और समाजवादी पार्टी की सूची है, फिर से वो लिस्ट लाइए। दरअसल ये सूची सामने आई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि गठबंधन की सूची जो है उस सूची में दोनों नेता मौजूद हैं। आरएलडी के नेता मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। जयंत चौधरी की तस्वीर है और अखिलेश यादव की तस्वीर। फिर से वो सूची दरअसल स्क्रीन पर लाइए। और ये पहली बार हुआ है कि गठबंधन की जो तस्वीर है, जो लिस्ट है, वो इस तरीके से जारी की गई है। तो ये पॉजिटिव संदेश है। आमतौर पर गठबंधन में जो दल होते हैं वो अलग अलग सूची जारी करते हैं, यानी कि आरएलडी अपनी सूची आमतौर पर जारी करती रही है और समाजवादी पार्टी अपनी सूची जारी करती रही है। लेकिन आज जो सूची आई है उसमें दोनों नेता एक सूची में दिखाई दे रहे हैं। एसपी और आरएलडी के जो दोनों चेहरे हैं वो इस सूची में दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी, ये पॉजिटिव संकेत तो है, लेकिन ये पॉजिटिव संकेत संदेश जो है जीत दिलाएंगे क्या? अगर मैं आपके चैनल पे ये कहूं कि समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ जा रही है तो ये शब्द छोटा होगा। समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ तो जा ही रही है, ऐतिहासिक हार की तरफ बीजेपी जाने वाली है। इस बात में किसी भी तरीके का कोई संशय उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। इस सरकार को अहंकार हो गया। अहंकार इस बात का कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनना, बेरोजगारों की आवाज तो नहीं मनोज सुनना, जी, ये बागियों के बल पर सुनना। ये ऐतिहासिक जीत होगी क्या आप लोगों की? ना 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 ना, ये बागी नहीं है। ये इस प्रदेश के पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के वो लीडर हैं जिन्होंने उनके अधिकारों की हमेशा रक्षा की। जो 5 साल तक सत्ता में रहे, मलाई खाते रहे, जो 5 साल तक सत्ता में रहे, मलाई खाते रहे। और जब चुनाव का वक्त आ गया, जब जनता अपना फैसला सुनाने जा रही थी तो भाग करके आपके खाते पाले में आ गए। माफ करिएगा, मलाई तो आरएसएस के लोगों ने खाई है, गुजरातियों ने खाई है। उत्तर प्रदेश सारे टेंडर, सारा कुछ, सारा पैसा उत्तर प्रदेश। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं मलाई खाई उन्होंने, दारा सिंह चौहान ने नहीं खाई, धर्म सिंह सैनी ने नहीं खाई, और 11 जो विधायक जो आपकी तरफ आए उन्होंने मलाई नहीं खाई। क्या सरकार मिली ये बताइए, जवाब दीजिए। किसके वोट के दम पे? क्या गुजरात के लोग वोट डालने आए थे? क्या इन्हीं दलितों पिछड़ों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो नफरत फैलाई थी उसके खिलाफ वोट इनको मिला था? इसी आरएसएस ने कहा था यादवों ने सारा हक ले लिया। अगर यादवों ने सारा हक ले लिया तो आज ये सारे बैकवर्ड क्यों नाराज हो गए आपसे? इसलिए नाराज हो गए कि आपने सिर्फ और सिर्फ इनके साथ अत्याचार किया, एक मुखौटा पहना के बैठा दिया कि तुम फला मंत्री हो, तुम फला मंत्री हो। उनके हाथ में कोई ताकत नहीं थी। वो अपने और ये सारी चीजें जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। नेता भी अपने सारे टाइमिंग को ध्यान रखते हुए काम करते हैं। तो वो आज आप टाइमिंग के तहत कह सकते हैं, वो 2 साल पहले भी करके तो करते क्या, राजभर चले आए थे और सारे नेता टाइमिंग के हिसाब से आ रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं बीजेपी के लिए, बीजेपी अपनी लिस्ट जारी आपने राजभर का जिक्र कर लिया। नहीं, ब्रेक पर जाने से पहले मनोज यादव ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपका फोन कट गया था। मैंने पूछा था और कहा भी था कि भाई ओम प्रकाश राजभर तो एक नजीर हैं, मैं उन्हें कम से कम इस मामले में नजीर के तौर पर देखता हूं। वो बार बार कहते रहे कि पिछड़ों की आवाज नहीं सुनी गई और उनके मुताबिक चीजें नहीं, वो सरकार से अलग हो गए, सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे। ये जो 3 कैबिनेट मंत्री हैं साहब, एक बयान आप दिखा दीजिए, एक बयान दिखा दीजिए जो कह रहे हो कि हाँ बेरोजगारों की सरकार नहीं सुन रही है।
एक बयान दिखा दीजिए जिसमें वो कह रहे हो कि पिछड़ों की आवाज नहीं बुलंद की जा रही है। आप एक बयान दिखा दीजिए जिसमें वो कह रहे हो कि दलितों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। कोई एक बयान दिखा दीजिए मनोज जी। मैं आपको विद पॉलिटिक्स की बात करता हूं, मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं तो राजनीतिक बात करूंगा। लोहे को एक स्वरूप तभी दिया जा सकता है या उस लोहे के स्वरूप को तभी बदला जा सकता है जब वो गर्म हो। इतना आप भी बेहतर समझते हैं और सत्ता में बैठे लोग भी बेहतर समझते हैं और विपक्ष तो समझता ही समझता है। जब गर्माहट होगी, जब उस चीज को मोल्ड करने का टाइमिंग होगा, तभी सब कुछ बेहतर हो सकता है, इतना आपको मालूम। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूं, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कुछ प्रत्याशियों ने टिकट वापस कर दिए थे। आपको बेहतर याद होगा, 1 या 2-3 थे। ये जो बीजेपी की जो विवेक जी ने बात कही आपके चैनल पे, और सब कि बीजेपी क्यों लेट कर रही है, बीजेपी को डर लग रहा है। डर इस बात का लग रहा है कि इधर पता चले उसका नाम आए लिस्ट में, उधर पता चला वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में विधायक खड़ा हो जाएगा। बहुत बेइज्जती होगी भी इस सरकार की, इसलिए बीजेपी डर रही है। मनोज जी, आपके नेता कार्यकर्ता जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे पिछले 5 साल से, उन्हें भी टिकट नहीं देंगे, वो भी वही करेंगे। आप दूसरों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप अगर इतने बड़े पैमाने पर विरोधियों को टिकट देंगे, जो आपके नेता 5 साल तक आपके लिए वफादार रहे, आपके लिए काम करते रहे, वो भी वही करेंगे। विवेक जी हमारे साथ मौजूद है। विवेक, ये डर तो सभी दलों को है। जिस हिसाब से वेलकम बाएं फैला करके ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव, मैं ये जानना चाहता हूं कि लिस्ट जब आ गई है और बागी उम्मीदवारों को इतने बड़े पैमाने पर आप टिकट दे रहे हैं, तो आपके लिए जो लोग वफादार रहे, 5 सालों तक मेहनत की, सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहे जिस भी स्तर पर, वो भी नाराज होंगे, वो दूसरी तरफ जाएंगे। बिल्कुल, इसमें ये खतरा सभी दलों के लिए होता है, क्योंकि जब जैसे 2017 का जब इलेक्शन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरह के प्रत्याशी नहीं थे कि जो सोशल इंजीनियरिंग और कमंडल का जो फॉर्मूला इन्होंने कॉकटेल बनाया था उस पर खरे उतरे। इसलिए बाहर से आए हुए तमाम प्रत्याशियों को जगह दी गई थी और तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी से ही आए थे। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और वो सब जीत करके आए और 325 सीटें एनडीए को मिली थी। इस बार मामला उल्टा पड़ गया। इस बार हो ये रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी की थी वो कहीं धराशायी हो गई है और जो लोग बसपा से गए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो अब समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। तो जाहिर बात है कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, लगभग हर विधानसभा में उसके प्रत्याशी हैं, मेहनत करते हैं, पूरा कैडर फैला हुआ है, बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की। तो अगर जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो नाराज तो होगा। ये खतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और समाजवादी पार्टी के लिए भी है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि इस बात को बार बार कहा है कि जिन दलों से वो अलायंस कर रहे हैं, सीटों का जो कुछ भी है वो पहले से उसको फिक्स कर ले रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं। इसलिए सीटों को लेकर के जो भी सहयोगी दल हैं उनसे उनको कोई खींचतान नहीं होगी। इसका एक मतलब ये भी है कि जो उनके अपने प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा जब दूसरे दलों के साथ अलायंस की बात और सीट की बात फाइनल उन्होंने कर रखी होगी। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की अगर हम बात को माने तो शायद सपा में उतनी बड़ी भगदड़ नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये एक्सरसाइज जरूर की होगी, क्योंकि ये समस्या तो रहती है कि अगर आप 5 साल काम करते हैं और आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरे दरवाजे पे जाते हैं। लेकिन अब स्थिति है कि समाजवादी पार्टी के पास भी अब स्पेस बहुत ज्यादा नहीं बचा है। अगर भाजपा से लोग अब वहां जाएंगे आगे चल करके सीटों का ऐलान होने के बाद, तो अब समाजवादी पार्टी के पास गुंजाइश नहीं। अखिलेश यादव ने अभी 2 दिन पहले के इंटरव्यू में कहा भी है कि अब उनके पास स्पेस नहीं है, जिनसे बात हो गई है उन्हीं को टिकट मिलेगा। ठीक है मनोज जी, क्या बागियों के भरोसे चुनाव जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये आपका बेहतरीन सवाल है, ये छूट जाता अगर आप दोबारा ना पूछते। समाजवादी पार्टी का कैडर है, समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के पास नेता हैं और हमारा इतिहास भी शानदार है। 4 बार इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी काबिज रही है। पिछला चुनाव जो था समाजवादी पार्टी अकेले दम पे हमने जीता, पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी ने। चलिए, शुक्रिया मनोज जी, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज इंडिया से बातचीत